इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर। नमस्कार, डे न्यूज़ में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। औराई के शाही मीनापुर में एक महिला की गला रेतकर हत्या, इलाके में तनावपूर्ण माहौल। सब्जी विक्रेता के हत्यारों की अब तक नहीं हो सकी पहचान, सोए अवस्था में अपराधियों ने गोली मारकर कर दी थी हत्या। और बहुचर्चित नौरूना मामले में परिजनों ने दाखिल किया टाइम पिटीशन, सीबीआई पर लगाया गंभीर आरोप। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। औराई के शाही मीनापुर गांव में 45 वर्षीय महिला माला देवी की गला रेतकर हत्या कर दिए जाने के बाद से तनावपूर्ण माहौल है। वैसे आरोपी पड़ोसी युवक बिट्टू शाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतिका अपने घर पर अकेले रहती थी, उसके 2 बेटे दूसरे प्रदेश में रहते हैं। घटना की सूचना मिलते ही दलबल के साथ औराई थानेदार मौके पर पहुँच गए। वहीं पूरे मामले पर डीएसपी ईस्ट मनोज कुमार पांडे ने बताया कि 3 घंटे के अंदर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। एफएसएल की टीम वहां पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, औराई थाना अंतर्गत एक महिला की गला रेतकर हत्या किए जाने का मामला संज्ञान में आया है। हमारी टीम वहां पे पहुंची है और पहुंचने के बाद एक व्यक्ति की वहां पे गिरफ्तारी भी हुई है। एफएसएल की टीम के द्वारा पूरे घटनास्थल का परीक्षण करने के लिए हम लोगों ने आवेदन दिया है। एफएसएल की टीम भी पहुंच रही है वहां पे, ताकि घटनास्थल का वैज्ञानिक परीक्षण भी हो सके और कन्विक्शन कराने में हम लोग को मदद मिल सके। तो घटना क्या कारण कुछ पता चल पाया? नहीं, अभी तो चूंकि घटना आज की ही घटना है और घटना घटित होने के 3 घंटे के अंदर हम लोगों ने जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी भी कर ली है। अनुसंधान कर रहे हैं हम लोग और उसके बाद ही हम लोग ये कहने की स्थिति में होंगे कि घटना का एग्जैक्ट कारण क्या था। धारदार हथियार से काटने की बात आ रही है गला? जी बिल्कुल, गला रेत कर हत्या किए जाने का मामला है। गिरफ्तारी हो चुकी है। एफएसएल के द्वारा घटनास्थल और बाकी चीज़ों की हम लोग परीक्षण करवा रहे हैं। बेखौफ बदमाशों ने सोए हुए अवस्था में एक सब्जी विक्रेता को गोली मारकर हत्या की। घटना मीनापुर के रमतोमहा गांव की है। हत्या के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। बताया गया कि रमतोमहा गांव के निवासी 60 वर्षीय रमेश्वर पंडित अपने घर के बरामदे में सोए थे और अपराधियों ने सोए अवस्था में ही गोली मारकर हत्या कर दी। मामले की जानकारी मिलते पानापुर ओपी पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया गया है। घटना के बाद से परिजनों में चीख पुकार मची हुई है। अब तक हत्यारों की पहचान नहीं हो सकी है। ना जाने, हम सवेरे खाने के देख लिया। हम 3 बजे तो उठ लिया तो देख लिया। तो क्या देखा आपने 3 बजे? देख लिए तो ना रहल 3 हो गएगा। तो उसके बाद आपने क्या किया था? कथी कर लेके सब ले रोए करने लगली है। दोसर कथी कर तो लोग सानो पुलिस के फोन करती है तब हाँ हम करे साथे में रहेगा। अच्छा, तो पता नहीं चला? ना हम कुछ नहीं जानी है। अच्छा, किसी पर शक है? ना हम केकरा पर अनजान, हम केकरा कहिए। हम किसी से कुछ विवाद हुआ जमीन? नहीं, कुछ के ना। तो ऐसे ही गोली मार के हत्या कर दी? एबार कुछो ना झगड़ा झगड़ी कुछ ना भेल ना रहे केकरो से। साग सब्जी खेत में रोपी ले काट के दे ले पेठिया से बेचे ला रहती। पहले झगड़ा उगड़ा होता था? ना पहले परिवार में किसी से अनबन? ना अखनी झगड़ा पहले खेत बाड़ी के चलते केकरा से नहीं झगड़ा हो रहा है।
अखनी नाली जला दी। जी बिल्कुल, पानापुर ओपी अंतर्गत एक व्यक्ति की रात में गोली मारकर हत्या किए जाने का मामला संज्ञान में आया है और हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं और अभी तक आवेदन हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ है एफआईआर का, लेकिन ये है कि जो भी दोषी हैं हम लोग जांच कर रहे हैं और जो भी दोषी है निश्चित रूप से उन पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, गिरफ्तारी उनकी होगी। प्रथम दृष्टया कुछ मालूम चल पाया है इस घटना में? नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर दो तीन एंगल हैं जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं और वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही हम लोग ये कहने की स्थिति में होंगे कि घटना किन के द्वारा की गई है। मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित नवरूना हत्याकांड में सीबीआई की कार्रवाई से पीड़ित परिवार में भारी रोष है। शुक्रवार को नवरूना की मां मैत्री चक्रवर्ती की ओर से कोर्ट में टाइम पिटीशन दाखिल किया गया। वकील रंजना सिंह ने कहा कि इतने बड़े मामले में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी पूरी तरह फेल हो गई। वहीं मैत्री चक्रवर्ती का कहना है कि जब तक सांस है न्याय के लिए लड़ती रहेगी। इनका कहना है कि सबूत रहने के बावजूद सीबीआई कार्रवाई नहीं की। हम कुछ नहीं बोल सकते, हम शॉक्ड हो गया है इसीलिए हम कुछ नहीं बोलते। इतना बड़ा जांच एजेंसी जब हमारा साथ इस तरह का हरकत करेगा तो देश कहाँ जाएगा। सीबीआई भी लग रहा है फेल है कहीं ना कहीं। वो तो देख ही रहे, जानबूझ के वो फेल हो रहा है। उसके पास सारा एविडेंस रहते हुए कुछ नहीं किया। इनाम का भी घोषणा किया था बीच में, वो सब तो हम नहीं जानते। वो क्या अपना खेल खेल रहा है वही जाने। वो तो अपना मर्जी से खेला है सब खेल। केस का रिक्वेस्ट किया, आगे भी लड़ेंगे केस? हाँ, केस तो हम छोड़ेंगे नहीं, आगे भी लड़ेंगे। आखिर सांस जब तक है तब तक तो हम सीबीआई के सबक सिखा के रहेंगे। आगे हम लोगों ने टाइम पिटीशन दिया है, समय लिया है कि जितने डिसीजंस आए हैं, जितने पेपर्स हैं सीबीआई की तरफ से, उन पेपर को हम लोग एक बार फिर से देखेंगे और क्या लूप लाइन है, क्या हम लोग को लग रहा है कि उसमें से क्या मैटर ऑफ फैक्ट निकल कर आ रहा है, उसको हम लोग फिर आगे ले जाकर रेज करेंगे। इतने लंबे जांच के बाद इस तरह से क्लोजर रिपोर्ट सौंप देना क्या सबसे बड़ी जांच एजेंसी थी और इस केस में फेल्योर हो गई, तो इसके लिए खुद ही स्टेप लेना पड़ेगा। चोरों के आतंक से पूरे जिलेवासी परेशान हैं। कभी घर तो कभी दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। अपराधियों में पुलिस का डर तो है ही नहीं, थाना तो क्या एसएसपी ऑफिस के पास भी दुकानें सुरक्षित नहीं है। सदर अस्पताल रोड की एक दुकान ऐसी है जिसमें पिछले 3 माह में 3 बार चोरी हो गई। एक भी मामले में बरामदगी तो दूर, चोरों की पहचान तक नहीं हुई। दुकान में 3 चोरी होने पर राधे कंसल्टेंसी के संचालक राकेश अग्रवाल काफी दुखी हैं। मॉर्निंग में आज आए हैं तो पूरा देखा गया है कि दुकान तोड़ के तिवारा चोरी की घटना कर दी गई है और प्रशासन को सूचित किया गया। तो प्रशासन आए हैं, देखे हैं, उन्होंने कहा कि आप लोग निजी गार्ड क्यों नहीं रखते हैं। और पहले मैंने 12 अक्टूबर को चोरी हुई थी तो उस पर आवेदन दिया था जिसमें लैपटॉप और कैमरा वगैरह बहुत सा सामान चोरी हुआ था, कुछ कैश भी चोरी हुआ था, जिसका आवेदन मैंने पुलिस को दिया था। तो पुलिस द्वारा आज तक कोई कार्रवाई पहले आवेदन पर नहीं किया गया। फिर दोबारा घटना 7 जनवरी को हुई, इसी माह 7 जनवरी को, उस पर प्रशासन सूचित किया गया लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। और आज फिर आया है तो ये तिवारा घटना हमारे साथ हो गई है, लेकिन प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, न प्रशासन उसमें कार्रवाई कर रहा है। जब पहले आवेदन से प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं किया तो ये तिवारा में हम आवेदन किस आधार पर दें? थोड़ा सा भी सहयोग लगना चाहिए कि प्रशासन हाँ कॉपरेट हम लोग को कर रहा है चोर पकड़ने में, तो प्रशासन द्वारा कुछ कार्रवाई नहीं किया जाता है तो हम लोग का भरोसा यहाँ से टूटा जा रहा है कि भाई किस तरह व्यापार करेंगे। जब व्यापार ही नहीं चलेगा तो कैसे हम लोग का आजीविका चलेगी। कोरोना के कारण तो वैसे ही हम लोग पूरा डिस्टर्ब रहे हैं आज तक। और जो अब थोड़ा सा स्थिति सुधरा है, सब बच्चे सब एग्जाम है, ऑनलाइन काम होता है, तो मेरा सिस्टम देख लीजिए आप, सिस्टम देख सकते हैं कि किस टाइप से चोरी हो गया है। मॉनिटर सिस्टम, लैपटॉप मेरा जो भी था सब हाथ गोड़ मेरा बंद हो गया है, तो हम लोग कमाना खाना बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि आप लोग निजी गार्ड रखिए। भाई निजी गार्ड रखेंगे उसको 10,000 रुपये पेमेंट चाहिए, तो 10,000 रुपये सर हम अकेले तो दे नहीं सकते हैं। जो भी इस रोड में जितने दुकानदार हैं सब मिल के देंगे तभी जाके हम भी दे सकते हैं। हम लोग 500-1000 रुपया दे सकते हैं, लेकिन टोटल दुकानदार का हम लोग 10,000 रुपये अकेले पेमेंट तो कर नहीं सकते। तो इसमें प्रशासन को भी चाहिए कि सहयोग करते हुए उस चोर को जरूर पकड़े। तो प्रशासन द्वारा कोई सहयोग नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या करें नहीं करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इस घटना से बहुत दुखी है कि भाई कि जब बगल में एसपी ऑफिस है आपके बगल में, उसके बाद भी एसपी ऑफिस के नज़दीक में ये घटना हो जाए, बहुत दुखद की बात है। मुजफ्फरपुर के इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की है कि परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाई जाए। छात्रों ने अन्य राज्यों को हवाला देते हुए कहा कि
कोरोना काल में सभी शिक्षण संस्थान बंद रहे। सिलेबस पूरा नहीं होने पर दूसरे प्रदेश में 4 से 5 महीने बाद परीक्षा ली जाएगी। तो बिहार के छात्रों के साथ नाइंसाफी क्यों की जा रही है? हमारी मांग सरकार से यह है कि एग्ज़ाम तिथि को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हम लोग का लॉकडाउन के दौरान, कोरोना महामारी के दौरान ना हम लोग सही से पढ़ाई कर पाए हैं, ना ही हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो पाया है। हम लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण सरकार कह रही है कि ऑनलाइन क्लास करो। हम लोग के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, हम लोग ऑनलाइन रिचार्ज कैसे करवाएंगे, पढ़ाई कैसे हो पाएगी। अब मान लीजिए कि कोचिंग संस्थान भी लगभग थोड़ा बहुत पढ़ते थे, तो उसमें भी प्रशासन का बहुत ज़्यादा कड़ाई हुआ, तो हम लोग का वो भी बंद कर दिया गया। स्कूल कॉलेजेस बंद रही हैं। 1 महीने पहले हम लोग का कॉलेज संस्थान स्कूल वगैरह सब खुले हैं, जिसके कारण हम लोग कितना पढ़ेंगे 1 महीना में। उतने में हम लोग को क्या प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना है, तो एडमिट कार्ड लेना है, तो फिर से एडमिट कार्ड लेके फिर जाना है कॉलेज। मतलब लगातार कॉलेज के कामों से कागज पत्तर का दौड़ भाग करते हुए हम लोग को 1 महीना लगभग बीत ही जाएगा। तो हम लोग उस दौरान क्या तैयारी करेंगे? हम लोग उसमें कुछ पढ़े ही नहीं सिलेबस में, तो हम लोग एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे? क्या मांग है? हम लोग का यही मांग है कि एग्ज़ाम तिथि को आगे बढ़ाया जाए। इतने कम समय में हम लोग की तैयारी नहीं हो पाई है। इतना कम समय में हम लोग क्या कर पाएंगे 1 महीने के दौरान? जी हम लोग का यही मांग है। हम सारे एक छात्र नहीं, बल्कि हम जो से हजारों गरीबों छात्र ऐसे हैं जिनको पढ़ाई तक के लिए पैसा नहीं है, खाने तक के लिए पैसा नहीं है। वो लोग कहाँ ऑनलाइन क्लास करेंगे? कहाँ ये सब सरकार की बात ये सब बता रही है? सरकार ने बता रही है कि ऑनलाइन क्लास कीजिए। ऑनलाइन कहाँ से करेंगे हम लोग ऑनलाइन क्लास? हम लोग को तो दूसरे मदद करते हैं। लगभग सारे राज्य देखिए, ये सारे राज्य, दिल्ली बोर्ड हो, गुजरात बोर्ड हो, उड़ीसा बोर्ड हो, सारे ने अपना डेट बदल दिया। सारे ने अपना कुछ ना कुछ डेट बदल ही दिया, ताकि बच्चे का भविष्य अच्छा उज्जवल हो पाए। सारे बोर्ड ने बदल दिया, हमारे बोर्ड ने क्यों नहीं बदल रही है? हम लोग का सिलेबस 10 से 20% हम लोग का सिलेबस कंप्लीट है, उसमें हम कहाँ एग्जाम देंगे? हम लोग का एग्जाम 10 दिन बाद से है। सही बता रहा हूँ मैं, 10 दिन बाद से हम लोग का एग्जाम है और आत्मविश्वास अभी से टूट रहा है। बताइए हम लोग कहाँ तक कंपेयर करेंगे सबसे? कहाँ तक डिग्री से क्या होगा? हम लोग के पास जब मेरिट ही नहीं रहेगा। क्या मांग है? जी हम लोग का बस मांग यही है, बिहार हमारे माननीय आनंद किशोर जी से, जो कि बिहार बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो अपना निर्णय बदल दें और डेट को आगे बढ़ा दें, ताकि हम अच्छे से अच्छे तैयारी कर सके और अच्छा से लिख सके एग्जाम में जाके और अपना भविष्य उज्जवल बना सके। कांटी के मधुकर छपरा में शुक्रवार की शाम अपराधियों ने एक युवक को 5 गोली मार बुरी तरह घायल कर दिया। घायल की पहचान 19 वर्षीय केशव कुमार के रूप में हुई। केशव के भाई कुणाल मिश्रा ने बताया कि कुत्ते को लेकर किसी से विवाद हो गया था। गेहूं पिसवाने जाने के क्रम में अपराधियों ने केशव को पैर और जांघ में 5 गोली मार दी। उसके बाद पिस्टल के बट से सर पर मारा, जिससे उसका सर फट गया। पीएचसी में प्राथमिकी उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए SKMCH रेफर कर दिया गया है। कुत्ता मार के भगाया, हम दूरा पर खड़ा थे डंडा लेके, तो फिर कुत्ता देख के भाग गया उसके दूरा पर। उसके कारण दूरा पर चढ़ के लाठी उठी भाजा, नहीं मार पाया। उसके बाद आज धमकी दिया कि तुमको मार के फेंक देंगे दोनों भाई को। मिथिलेश मिश्र धमकी दिया, ऋषभ मिश्र। आज चौक पर हम थे, आटा पिसवाने आए हुए तो गोली मार दिया। पैर में लगा 4 गो गोली मारा है पैर में, नाल से माथा फाड़ दिया है। बोला कि ज़्यादा कुछ बोलेगा तो जान से मार देंगे। कितने बजे की घटना? आधा घंटा पहले। माथा में भी चोट? माथा में नाल से मार के फाड़ा है। क्या चीज़ के लिए हुआ था? कुत्ता मार के भगाया, तो मेरे हाथ में डंडा था, सड़क पर खड़ा थे हम। कुत्ता फिर रिटर्न उसी के दरवाजे पर चला गया। उस कारण अभी सूचना मिली है कि भेड़िया टोला में एक व्यक्ति को गोली मार दिया है। आगे क्या वो उसके लिए अभी पीएचसी में आए हैं, पीएचसी से रेफर कर दिया गया है SKMCH, और हम लोग अग्रिम कार्रवाई के लिए घटना स्थल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। क्या गोली लगी? गोली 3 गोली लगी है। सुने हैं कि 3 गोली लगी, 4 गोली लगी है और माथा में भी चोट है। खबरों को आगे बढ़ाएंगी हमारी सहयोगी प्रज्ञा। वार्ड 11 के जोगिया मठ के लोगों ने शुक्रवार को जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मोहल्ले के एक व्यक्ति पर फर्जी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने की शिकायत की है। मोहल्ले वासियों ने कहा कि दूसरे के अर्धनिर्मित मकान को दिखाकर दीपक शाह नामक व्यक्ति योजना की 2 किस्त उठा ली। मामला है कि दूसरे के घर को दिखाकर दूसरा आदमी वार्ड 11 में अपना पैसा उठा रहा है और प्रधानमंत्री आवास से गलत फायदा उठा रहा है, जिसमें दीपक शाह नामक ने दूसरे व्यक्ति को एक ज़मीन दिखाकर, अर्धनिर्मित मकान दिखाकर और वो फर्जी तरीके से अपना मकान इसके
पहले भी हम नगर निगम से मिल चुके हैं, आवेदन भी दे चुके हैं, इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। डीएम साहब को भी दिए आवेदन, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक यही है कि इस पर कोई भी बहुत धांधली की तरह यहाँ वार्ड 11 में ये चल रहा है, ये सब प्रधानमंत्री आवास योजना का। आपको इसकी जानकारी कैसे लगी? इसके लिए मेरा अधिनियमित मकान उस पर भी ये कर दिया, और मामा जी का मेरा मकान है आवास बना, उसके दिखाकर दीपक सागर नामक व्यक्ति ने अपना मकान पास करवा लिया और पैसा सेकेंड किस्त पूरा गवर्नमेंट उठा लिया अपना। मुजफ्फरपुर नगर निगम में प्रधानमंत्री योजना और शौचालय योजना, इसकी जितनी भी राशि है उसमें से अधिकांश घोटाला हुआ है। हम गारंटी के साथ एफिडेविट भी अगर नगर आयुक्त मांगेगा तो देंगे कि नगर निगम के द्वारा जो 12,000 रुपया वार्ड नंबर 11 में शौचालय के लिए मिला, एक भी शौचालय नहीं बना। सारा शौचालय कागज पर बना, पुराना शौचालय को दिखा करके 12 लाख राशि वो वसूल ली गई। दूसरा कि वार्ड नंबर 11 का आवास योजना वार्ड नंबर 12 के लोगों को दे दिया गया है। जो दूसरे का घर, जैसे अभी एक रणधीर कुमार के मामा का घर दिखा के दीपक कुमार शाह नामक व्यक्ति जो है से पैसा उठा लिया। इसी तरह से ये पूरे शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय योजना, इसमें करोड़ों नहीं अरबों का घोटाला हुआ है। इसकी जांच मैं मांग करूंगा कि इसकी जांच सीबीआई से हो या विजिलेंस से हो। ये पूरे देश में इस प्रकार का घोटाला चल रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने शुक्रवार को जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मुजफ्फरपुर में भी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की मांग की। स्वतंत्रता सेनानी, आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारों के जनक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती भारत सरकार पराक्रम दिवस के रूप में मना रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह घोषणा की गई है कि राष्ट्र 23 जनवरी उनके 125वीं जयंती पर पराक्रम दिवस के रूप में राष्ट्र के सभी लोग आयोजित करें। उसी कार्यक्रम के तहत नागरिक मोर्चा कल 23 जनवरी शनिवार को अपराह्न 1 बजे से समाहरणालय परिसर स्थित भारत माता नमन स्थल पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती का आयोजन कर रही है। आज नागरिक मोर्चा की ओर से जिला पदाधिकारी को भी एक स्मारक पत्र देकर यह आग्रह किया गया है कि महान देशभक्त की जयंती पर आप भी उपस्थित हों और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सेल टैक्स और वैट के लंबित मामले के निपटारे के लिए शुक्रवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स कार्यालय में शिविर का आयोजन किया गया। 28 फरवरी तक वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू रहेगी। शिविर में 64 व्यावसायिक संगठनों ने भाग लिया। आज पुराने मामले जो वैट के और बिहार सेल्स टैक्स के पुराने मामले जो पेंडिंग है, जो व्यवसायियों पर टैक्स लगा हुआ है, उस टैक्स को सेटलमेंट करने के लिए नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ये शिविर का आयोजन किया गया है। सीनियर अफसर्स जितने भी डिपार्टमेंट के हैं वो सभी यहाँ आए हुए हैं। हैंड टू हैंड व्यवसायियों का सेटलमेंट हो जाएगा। यदि 100% उनको ब्याज लगा है तो 35% दे करके वो अपना निपटारा कर सकते हैं। नाजायज यदि टैक्स लगा है तो उसका भी निपटारा 35% दे करके कर सकते हैं। इस अवसर का हमारे व्यवसायियों को लाभ उठाना चाहिए और आकर के इस शिविर को सफल बनाना चाहिए, ये मेरा सभी व्यवसायियों से अनुरोध है। जबकि नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय से 500 पॉम्पलेट नोटिस गया है और 42 संगठन है मुजफ्फरपुर में। 42 संगठन के सभी पदाधिकारियों को लेटर गया है साथ में कि साहब आप अपने व्यवसायियों को प्रोत्साहित कीजिए कि इस कैंप में आकर के इसका लाभ उठा सके। लेकिन अभी तक लगता है कि ठंड की वजह से कोई भी व्यवसायी नहीं आया है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, 4 बजे तक का ये समय है, तो 2 बजे से 4 बजे के बीच में काफ़ी संख्या में व्यवसायियों को आना चाहिए। इसके पहले 2019 में आया था, लेकिन कोरोना की वजह से वो सफल नहीं हुआ, इसलिए गवर्नमेंट ने दोबारा इस स्कीम को लगाया है और ये 28 फरवरी तक है। हम व्यवसायियों से सादर अनुरोध करते हैं
कि इस सुविधा का वो भरपूर लाभ उठाएं और अपना जो पुराना बकाया है उसको दे करके वो निश्चिंत हो जाए। विभिन्न कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर शुक्रवार को आयोजित राष्ट्रीय जनता दल की बैठक में जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने बताया कि 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की जयंती बसंत बिहार सभागार में मनाई जाएगी। 24 से 30 जनवरी तक एक सप्ताह का किसान जागरूक सप्ताह मनाया जाएगा। किसानों के 3 काले कृषि कानून के खिलाफ किसानों के समर्थन में 30 जनवरी को 12 से 12:30 बजे दिन तक मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाएगा। बैठक में सभी प्रकोष्ठ के नेता शामिल रहे। आज हमारे जिला के प्रकोष्ठों के अध्यक्ष की बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम प्रकोष्ठों के अध्यक्ष आए हैं। जो 30 तारीख को हम लोगों को निकालना है वो क्या कहते मानव श्रृंखला, गांधी जी के शहादत दिवस के उपलक्ष्य में, मतलब हम लोग किसानों के समर्थन में 2 मीटर के दूरी के पर हम लोग मानव श्रृंखला लगाने जा रहे हैं। उसकी तैयारी प्लस कर्पूरी जयंती हम लोग को 24 तारीख को यही बसंत बिहार में मनाना है। उसकी तैयारी के हम तमाम विंगों के अध्यक्ष को बुलाए हैं और इन लोगों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने प्रखंडों के अध्यक्ष को, अपने अपने पंचायत के अध्यक्ष को और जो वार्ड में हमारे जो युवा के, अक़लियत के, व्यवसायी के जो भी हमारे प्रकोष्ठ के साथी हैं, तमाम लोगों को आपको अग्रेसिव करके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार, चूँकि हम लोग 24 से लेकर 29 तक किसान जागरूकता सप्ताह के रूप में हम राजद मनाएगी। ये सब चीज़ की जानकारी इनको हम लोग दे रहे हैं। चूँकि कल हम लोग की बैठक पटना के 10 सर्कुलर रोड में माननीय नेता, हम लोग के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी के द्वारा संबोधित किया गया था, बताया गया था, जो मार्गदर्शन हम लोग को दिया गया था वही मार्गदर्शन आज हम लोगों को दे रहे हैं। इसके पहले भी हमारी बैठक हुई है और 24 तारीख को हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे पंचायत स्तर के साथी आ जाएं और यहाँ से नया ऊर्जा लेकर, और कर्पूरी ठाकुर जी हमारे पुरखा रहे हैं, उन्हीं के हम लोग वंशज हैं। कर्पूरी ठाकुर को याद करके अब महात्मा गांधी जी जो किसानों के लिए लड़ते रहे, आए थे बिहार में, चंपारण में आए थे, 3 कठिया कानून जो नीलाहा खेती करने के लिए जो माने लगाया गया था, किसानों को मजबूर किया गया था कि 1 बीघा में 3 कट्ठा कम से कम आपको नील की खेती करना है। उसी तरह से अभी केंद्र सरकार आपको अडानी और अंबानी के हाथों किसान को गिरवी रखने का काम कर रही है। तो उसके लिए हम लोग ये जागरूकता अभियान चलाकर किसानों को बताएंगे। बिहार में मुजफ्फरपुर के हर पंचायतों में जाकर किसान को समझाएंगे कि आपके ऊपर जो 3 काला कानून जो थोपा गया है, इसको समझिए और समझ के इस लड़ाई को आगे करिए, तब जाके नरेंद्र मोदी सरकार या नीतीश कुमार सरकार जगेगी और इस कानून को वापस लेगी। जिला बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव सच्चिदानंद सिंह ने 2021 का आम चुनाव लड़ने की घोषणा की है। संभावित महासचिव पद के प्रत्याशी के रूप में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपने घोषणा पत्र को दोहराया। जिला बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर में आम चुनाव होने वाले हैं। मैं उसमें महासचिव पद के लिए अपनी उम्मीदवारी घोषित कर रहा हूं और आपके माध्यम से मैं अपने सदस्यों को सूचित करना चाह रहा हूं। वर्ष 2013 में पहली बार मैं महासचिव चुना गया था और 2013 से 19 तक था। जिस समय मैंने महासचिव के पद पर कार्यभार संभाला था, उस समय एसोसिएशन की आर्थिक स्थिति भी बड़ी बिगड़ी हुई थी और अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कोई योजनाएं नहीं थी। मैंने सबसे पहले हाजिरी सिस्टम को दुरुस्त करते हुए अधिवक्ताओं के चिकित्सा लाभ के लिए और मृत्यु उपरांत मिलने वाले राशि को क्रिएट किया था, डेवलप किया था और हर महीने हाजिरी सिस्टम से प्रत्येक अधिवक्ताओं को जो रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं उनको एक निश्चित राशि भी मदद के रूप में दी जाती थी। अभी वर्तमान समय में वो लगभग बंद जैसा हो गया है। यदि मुझे दोबारा हमारे सदस्य मौका देते हैं तो मैं इसी सीमित संसाधन में पहले से मिलने वाली राशि को दुगनी करूंगा, मृत्यु उपरांत मिलने वाली राशि को भी दुगना करूंगा। मेडिकल एड के अलावा जो एक्सीडेंटल मामला होता है उसको तत्काल घटना स्थल पर ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के साथ साथ आर्थिक मदद करूंगा। एक सरकार से बातचीत चल रही है, यदि सरकार ने ज़मीन मुहैया करा दी तो एक नए भवन का निर्माण भी प्रायोजित है और उसमें निचले तल पर महिलाओं के लिए कॉमन रूम और कुछ और विशेष रूम की व्यवस्था हो रही है कि जब वर्तमान कमेटी इन संसाधनों में पहले से चले आ रहे सुविधाओं को भी बहाल करने में असमर्थ रही है, तब मैंने आपके सामने घोषित किया कि मैं मिलने वाले सभी लाभों को दुगना करूंगा
तो इसमें किसी सदस्य को या हमारे मीडिया के साथियों को कोई संशय न हो। संसाधन पर्याप्त हैं, सिर्फ करने की दिक्कत है या सोच की कमी है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।